आज हम सतत और टिकाऊ खेती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार रासायनिक उर्वरक प्रबंधन के कारण से खेती की सेहत बिगड़ती जा रही है। उसको सुधारने के लिए ये आवश्यक है कि हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें, साथ ही अपनी खेती में ह्यूमस की मात्रा को भी बढ़ाएं। डॉक्टर डी.के. पहलवान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि पहले इस हिसाब से बड़े आदमी माने जाते थे कि उनके पास इतनी एकड़ ज़मीन है, उनके पास ये है वो है, इस टाइप से। लेकिन आज की स्थिति में वो बड़ा आदमी या बड़ा किसान कहलाएगा जिसके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.06 के से लेकर 0.5 तक यदि है तो वो बड़ा आदमी माना जाएगा। यदि इससे नीचे आपकी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है तो ये आपकी बहुत ही पुअर कंडीशन या ख़राब स्थिति है। आने वाले समय में आपको अनेक किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे एक बार की बात बताएं हम आपको कि मैंने धान लगाई थी और उसमें यूरिया और रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग करता जा रहा था मैं, जिसने जैसा बताया मैं करता गया और देखने में ये आया कि वो धान में ब्लास्ट का इतना तेज असर हुआ कि जैसे जल गई हो फसल। तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होने से स्थितियाँ बनती हैं। रोग भी अधिक होते हैं, कीट भी अधिक लगते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें अपनी खेती में यदि सतत और टिकाऊ तरीके से करनी है, लगातार करनी है, अधिक फायदा लेना है, तो 3 तरह से बायोमास प्रबंधन हमको करना चाहिए। पहले तरीके से जो गाय आप पालन करते हैं उनका गोबर किसी भी रूप में आपके खेत में पहुँचे, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। वैसे उत्तम तरीका तो ये होता है उसका वर्मी कंपोस्टिंग की जाए, या दूसरा ये भी हो सकता है कि आप उसको बेस्ट डिकम्पोजिशन के द्वारा खाद बना लें। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और तीसरा, जिस विधि से जो परंपरागत विधि है गड्ढा विधि, उसमें आप जो खाद इकट्ठा किए रहते हैं वो भी यदि 4 महीने में बारिश में गल गया है और पूरी तरह से पच गया है तो उसको भी आप खेत में डाल दें। किसी भी तरह से बायोमास अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचना चाहिए, जिससे आपके खेती की स्थिति सुधरेगी। दूसरा, हम कहें आपसे कि ये फसल अवशेष भी आपके खेत में बहुत आवश्यक है। जैसे पराली है या गन्ने की पत्ती है या जो भूसा निकलता है, ये सब सड़ने के बाद उत्तम खाद बन जाता है और उसका भी आप अपने खेत में प्रयोग करें। जो सड़ा हुआ या पचा हुआ जो फसल अवशेष है उसको डाल दें। यदि आप उसको अनपची स्थिति में या जो सड़ा नहीं है उसको खेत में डालते हैं तो वो दीमक का भोजन होता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि वो हर हाल में पूरी तरह से पच जाए। तो जो पचा हुआ खाद होता है उसमें जो लक्षण होते हैं वो इस तरीके से हैं। पहली चीज़ तो वो हल्का हो जाता है, वो भुरभुरा होता है। और तीसरा बहुत अच्छा उसका एक लक्षण है, उसमें बदबू किसी किस्म की नहीं रहती है। आप उसमें हाथ में लेके देखेंगे तो वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए चाय पत्ती होती है उस तरीके की होती है। तीसरी प्रकार से फसल अवशेष प्रबंधन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हरी खाद के लिए आप अपने खेत में ढैंचा या सन या आप ये समझें उड़द मूंग बोकर लगभग 1.5 से 2 माह की फसल होने पर उसको रोटोवेटर की मदद से आप अपने खेत में मिला दें। ढैंचे के साथ ये भी कर सकते हैं आप, जैसे रोटोवेटर ना भी चलाने का मौका मिले तो उसको डंडे से उसकी तोड़ाई कर दी जाती है तो वो गल जाता है, बहुत जल्दी उसकी हरी खाद बन जाती है। हरी खाद के लिए मैंने जहाँ तक समझा बहुत अच्छा ये तरीका भी होता है कि जैसे धान आपको लगाना है जिस वर्ष, उस साल आप ये हरी खाद का प्रयोग जरूर कर लें। जैसे लगभग आप ये मान के चलें कि 15 मई के आसपास इसकी बोनी कर दें ढैंचे की, और जुलाई के फर्स्ट वीक में इस पर रोटावेटर चला के
इसकी पडलिंग या मचना बोलते हैं जो देसी में, मचना कर दें, तो उससे ये पूरा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष नहीं सॉरी, ये अपना क्या चाहिए बायोमास, पूरा जो बायोमास है ढैंचे का, वो सब उसमें मिल जाएगा और आपको पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। वैसे आज मुख्य तौर पे हम यहाँ जो चर्चा करने जा रहे थे वो गाय के गोबर और फसल अवशेष से उत्तम किस्म की वर्मी कंपोस्ट यूनिट किस तरीके से हम बनाएं और इसका लाभ कैसे लें। तो ये हम देखते हैं, इसमें भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो है, किसी भी छायादार स्थान में लगभग 3 फीट चौड़े और 10 फीट लंबा एक वर्मी बेड बना दें, उस पर लगभग 1 बीते या 6 इंच मोटा जो गोबर है और कचरा है या जो फसल अवशेष है उनको फैला दें और उस पर पानी सींच दें और उसमें केंचुआ छोड़ दें, चारों तरफ से बोरे से ढाँप दें उसको। तो ये लगभग 40 से 60 दिन के बीच में उत्तम केंचुआ खाद बन जाती है। इसको हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और दूसरा तरीका होता है कि आजकल बहुत अच्छे प्लास्टिक के बैग आ रहे हैं, वो लगभग 3x8 या 4x8 के इस टाइप से आते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे दिखाएंगे आपको किस तरीके से उनको लगा के रख लेना चाहिए। उसमें जो प्रतिदिन गाय का गोबर है या कचरा है जो भी निकलता है फसल अवशेष में, वो सब उसमें डालते जाएँ और उसमें 15 दिन लगभग पानी चलाने के बाद पानी चलाता जाएँ, जिससे गोबर की गर्मी निकल जाएगी। उसके बाद उस पर बोरा ढक दें और केंचुआ छोड़ दें, तो उससे भी बहुत अच्छी खाद बन जाती है। और सबसे अच्छा जो वर्मी कंपोस्टिंग का तरीका है वो है चक्रीय सिस्टम। 10x10 की जगह में 4 खंड वाला एक चक्रीय सिस्टम यदि आप बनाते हैं तो उससे बहुत ही सहूलियत से खाद बन जाती है। जैसे हम देखें, पहला खंड हम भरेंगे, जब वो भर जाएगा पूरा तो उस पर पानी चला देंगे और उसमें जब वो ठंडा हो जाएगा गोबर तो उसमें केंचुआ छोड़ देंगे। बीच में इसमें चक्रीय सिस्टम में बीच में जाली होती है, तो स्वतः केंचुआ इसमें पूरा खाद बना के वो अगले चक्र में चले जाते हैं, अगले खंड में चले जाते हैं। उस खंड में भी हम गोबर से भरते जाएंगे और जब वो भर जाएगा तो केंचुआ स्वतः उसमें चले जाएंगे और खाद बनने लगेगी। इस प्रकार से हम तीसरा भरेंगे, चौथा भरेंगे। जब तक हम ये चारों खंड भरते हैं तो पहले खंड में जो पहले हमने गोबर भरा था उसमें खाद बन जाती है। तो ये चक्रीय सिस्टम सर्वाधिक उत्तम सिस्टम है। इसको हम खाली कर लेंगे। इस लगभग आप ये माने कि 60 दिन में ये बनता जाएगा और हमारा क्रम चलता जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा यदि आप अपने खेत में अच्छी रखते हैं तो आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे, कोई रोगराई नहीं लग पाएगी और काफ़ी आपको लाभ भी होगा। यदि खेती को लाभ का धंधा हमको बनाना है तो और सतत और टिकाऊ खेती करनी है तो इन सब चीज़ों को भी हमारे इसमें समावेश करना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये प्लास्टिक की यूनिट आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं। किसान भाइयों, सस्टेनेबल खेती यानी लगातार खेती करनी है तो गोवंश से जुड़ा रहना होगा हमको। इनसे प्राप्त गोबर ही हमारी खेती को सतत पैदावार देने में सक्षम बनाती है। इसलिए गायों का अवश्य पालन करें आप। ये मेरे घर का गोवंश है। किसान भाइयों, केंचुआ वनस्पतियों को खाकर, जो सड़ी हुई वनस्पति होती है उसको खाकर उत्तम किस्म का बायोगैस या प्राकृतिक तरीके से अपना भोजन बनाते हैं तथा बहुत कीमती बायोकार्बन प्रदान करते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण की गई इन कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा के 5 से 10% भाग शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शेष मल या बीट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह वर्मी कंपोस्ट केंचुओं के मृत अवशेष, अंडे, कोकून, सूक्ष्म आदि के मिश्रण
को केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट है। यह नियंत्रित दशा में केंचुओं के द्वारा खाद उत्पादन की विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है जो केंचुओं के द्वारा बनाया गया है। इसका हम देखें कि पीएच मान जो है 6 से 8% होता है। इसमें जैविक कार्बन की मात्रा जो होती है 25 से 30% होती है। कुल नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 0.5 से 4% तक होती है। वर्मी कंपोस्ट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 0.50 से 1.5% तक होती है। इसमें पोटेशियम भी होता है किसान भाइयों, जो 0.50 से 1% तक होता है। कैल्शियम की जो मात्रा है वो 2 से लेके 3.0 तक होती है। मैग्नीशियम 0.30 से 40% तक। जिंक की जो मात्रा होती है 200 ppm से 250 ppm तक होती है। इसमें हम देखें इसके बहुत ही अधिक फायदे हैं। इसका उपयोग ज़रूर करें किसान भाई। आप लोग अपने यदि सतत खेती करनी है, आपको अपने खेत की जैविक स्थिति को सुधारना है, तो इसके वर्मी कंपोस्ट को बहुत उपयोगी होने के कारण इसका उपयोग ज़रूर करें। इसमें जो प्रयुक्त सामग्री है वो आपको मालूम है। केंचुआ खाद बनाने के लिए कचरा है, गोबर है, फसल अवशेष है, खेत की मिट्टी, पानी आदि की आवश्यकता होती है, जो अच्छी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त अनुपात। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। किसान भाइयों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि शेयर कर सकें। धन्यवाद।